यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन हिस्ट्री देखते ही लगने लगता है इतना सब कुछ कैसे होगा। ना ही कोई फ्रेंड सर्कल है, ना ही कोई कोचिंग मटेरियल और ना ही कोई गाइडेंस करने वाला। तो ये वीडियो आप ही के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी चौधरी और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम साथ में मिलकर यूपीपीसीएस जर्नी तय कर रहे हैं। हिस्ट्री स्टार्ट करते ही लोग एशियंट में घुस जाते हैं और वैदिक सभ्यता, महाजनपद, स्टोन एज ये सब करते ही कुछ दिनों बाद मोटिवेशन डाउन। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी थोड़ा डिफरेंट है, चलिए बताती हूँ। मैंने फाइनली स्टार्ट किया है मॉडर्न से, क्योंकि मॉडर्न से जो क्वेश्चन का वेटेज है वो बहुत ज़्यादा आता है। लगभग 7 से 15 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। लेकिन मैंने एशियंट स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने इसकी केवल एक रफ रीडिंग की है। अभी इतना डीपली मैं इसमें नहीं घुसी हूँ, क्योंकि एक टाइमलाइन का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एशियंट में मतलब इसकी बस टाइमलाइन को मैंने देखा है और इसके कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, मैं दिखाती हूँ। ये शॉर्ट नोट्स हैं, केवल 2 पेज के हैं, एक ये और एक ये 2 पेज के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। इसकी केवल मैंने मैं बता रही हूँ ना आपको टाइमलाइन बस मैंने इसकी की है कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में ये पाषाण काल, स्टोन एज आती है। आधे ऐतिहासिक काल में हिंदू सभ्यता आती है और ऐतिहासिक काल में वैदिक काल वगैरह, प्राचीन और ये आधुनिक जो भी सब फ्रीडम फाइट वगैरह हुई हैं, वहाँ से लेके तब अब तक का जो भी है वो सब ऐतिहासिक में आता है। तो ये एक टाइमलाइन है जो मैंने कवर की है, जिससे एक थोड़ा बेस बन जाता है आपके सब्जेक्ट का। उसके बाद मैंने स्टार्ट की है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि जो एशियंट है, एशियंट से लगभग 5 से 6 के करीब क्वेश्चन ही आते हैं और मिडिवल से तो कभी कभी आते भी नहीं है, ऐसा भी है। मिडिवल से तो कभी कभी आते भी नहीं है और कभी कभी आ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो पोर्शन स्किप करना है, नहीं, लेकिन सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंस देनी है मॉडर्न हिस्ट्री को। अब बात करते हैं, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ इसका इंडेक्स जो है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रही है मॉडर्न हिस्ट्री। पहला जो चैप्टर है इसका वो आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत है। इसको पढ़ना जरूरी नहीं है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं अपने थोड़े बेसिक थॉट्स क्लियर करने के लिए। लेकिन मैंने स्टार्ट किया है भारत में यूरोपियों का आगमन, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने ये आगमन, ठीक है ना, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और इस तरह से मैं इसको अंडरलाइन करते हुए चल रही हूँ। और इससे क्या करना है, जो यहाँ पे देखें, पुर्तगाली वाला सेक्शन स्टार्ट होता है सबसे पहले भारत में जो है पुर्तगाली आए थे, ठीक है। तो ये पुर्तगाली वाला सेक्शन स्टार्ट होता है और यहाँ पे पुर्तगाली वाला सेक्शन आपका एंड होता है यहाँ पे, और इस पुर्तगाली के बाद स्टार्ट होते हैं डच। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ कि आपको हिस्ट्री को करना कैसे है, ठीक है। मान लीजिए पुर्तगाली, सबको पता है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पुर्तगाली से पहले कौन आया होगा? तो पुर्तगाली से पहले जो है वो सभी को पता है कि जो इटली का था, इटली का व्यापार जो है वो भारत पे चलता था। तो हमें ना मतलब हिस्ट्री को अगर हमें अच्छे से समझना है तो हमें सबसे पहले क्यों, क्या और कैसे, इन शब्दों को अच्छे से समझना होगा। हमें पूछना होगा ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, इससे पहले क्या था, ठीक है। अब जैसे मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि पुर्तगाली से पहले क्या होता था देश में, पुर्तगालों के आने से पहले, मतलब पुर्तगालियों को पता कैसे चला कि हाँ हमें पूर्वी भारत में जाना है ना, हमें एशिया की तरफ जाना है, हमें, उनको पता कैसे चला? उनको पता ऐसे चला कि इटली वाले जो लोग थे उनका जो है वो पूर्वी व्यापार यहाँ पे पूरा एकाधिकार था, ठीक है। इटली वालों को कैसे पता चला, ये भी सोचने वाली बात है। तो इटली वालों को पता चला अरब वालों से, क्योंकि अरब वाले लोग हमारे नज़दीक में हैं और वो लोग हमारे यहाँ का जो सामान होता था उसको यूरोप में जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। तो ऐसे इटली को पता चला, फिर इटली ने भी ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे यूरोपियों को पता चला कि हाँ ऐसे होता है।
उसके बाद वास्को डी गामा को आप सबको पता ही है, वास्को डी गामा इसकी खोज करने के लिए भारत आए और उनको ये भारत का पता चल गया। वो पहले पुर्तगाली थे जो भारत आए थे और वास्को डी गामा को यहाँ के बारे में पता चला, काफ़ी अच्छा स्वागत हुआ उनको। कालीकट का जो शासक था जमोरिन, उसने काफ़ी अच्छा उनका जो है स्वागत वगैरह किया। उसके बाद जब वो यहाँ से गए, वास्को डी गामा यहाँ से गई, वहाँ पे जाने के बाद उनके खर्चे वर्चे काट के मतलब उनको इतना ज़्यादा मुनाफा उनको हुआ ना कि वहाँ के लोगों ने सोच लिया कि चलो भाई अब तो भारत चलते हैं। भारत और चीन में उस टाइम पे जो है मसालों का बिजनेस था, ठीक है। तो चलिए ये तो खैर अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको ना इस तरह से पढ़ना है कि आपको ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, किस लिए हुआ। तो अगर आप इस तरह से क्वेश्चन खुद से पूछेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा सच में। और तो याद रखने वाली बात ये है, यहाँ हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट डायरेक्शन चलेगी। सबसे पहले टाइमलाइन बनाइए, टाइमलाइन बना के पढ़िए, क्योंकि टाइमलाइन के बिना इन सब्जेक्ट को कवर करना काफ़ी मुश्किल है। और हाँ, एक बात और, यूपीपीसीएस में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ थोड़ा थोड़ा करिए, स्लॉट बनाइए 2 घंटे का, 3 घंटे का, जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो मतलब कॉमन सब्जेक्ट हैं उनको तो कवर कर ही लीजिए एटलीस्ट 3 मंथ में। कोशिश करिए करने की, क्योंकि आगे प्रीलिम्स भी है, आपको प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है। और शॉर्ट नोट्स बनाइए, टाइमलाइन रिवीजन करिए, पीवाईक्यू देखिए। पीवाईक्यू के लिए मैं आपको बताती हूँ सबसे अच्छा सोर्स आपके लिए क्या होने वाला है। तो पीवाईक्यू के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है आपका घटना चक्र। जितना जो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है उसकी आप पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू, बिलीव मी, यूपीपीसीएस में ना बार बार पैटर्न रिपीट होते हैं, बस एंगल थोड़ा चेंज हो जाता है। सो अब तक जो मैंने किया वो मैंने आपको बताया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरा चल रहा है अभी, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट मेरा चल रहा है और हिस्ट्री चल रहा है उसके साथ में, ठीक है। तो ये मेरी प्रिपरेशन जो मेरी अभी चल रही है। सो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए यार, बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची, ठीक है ना, जिससे हम आपस में कनेक्ट हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे, और अपनी तैयारी करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।